फिल्म की शुरुआत में हम देवी पाठक को देखते हैं। देवी नहा धोकर फ्रेश होने के बाद एक सुलभ शौचालय में जाती है। वहाँ वो अपने कपड़े चेंज करती है और माथे पर बिंदी लगाकर सीधे अपने प्रेमी पीयूष के साथ एक सस्ते से ओयो में पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर दोनों एक कमरा बुक करते हैं। दोनों कमरे में पहुँचकर टी सीरीज का गाना भी लगा देते हैं ताकि कल को अगर दोनों की वीडियो कहीं ओयो वाले ने वायरल कर दी तो कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से वीडियो डिलीट हो जाएगी। आइए थोड़ा देवी और पीयूष के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल देवी एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में ट्रेनर थी और पीयूष उसी क्लास का स्टूडेंट। दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। काफी दिनों के बाद आज दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने ओयो में आए थे, पर इससे पहले कि दोनों अपने प्यार की शुरुआत कर पाते कुछ पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस आते हैं। अचानक पुलिस की रेड से घबराकर पीयूष तुरंत बाथरूम में घुस जाता है। उधर इंस्पेक्टर मिश्रा अपने 2 मेगापिक्सल वाले कैमरे से देवी की नग्न अवस्था में वीडियो बनाने में लगा हुआ था ताकि बाद में वो उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठ सके। इधर कुछ हवलदार पीयूष को बाथरूम से बाहर निकलवाने में लगे हुए थे, पर काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर बाथरूम के अंदर घुस जाते हैं। पर अब पीयूष की सिर्फ लाश ही उस बाथरूम से बाहर निकल पाती है। दरअसल परिवार और खुद की बेइज्जती के डर से पीयूष ने अपनी कलाई काटकर अपनी जान दे दी। इधर इंस्पेक्टर मिश्रा देवी को देह व्यापार के जुर्म में अरेस्ट करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। कुछ देर बाद देवी के पिताजी यानी कि विद्याधर पाठक को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और उन्हें देवी की सारी कहानी इंस्पेक्टर मिश्रा खुद अपनी जुबानी सुनाते हैं। देवी की कहानी जानकर पाठक जी के आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। वो इंस्पेक्टर मिश्रा से काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि देवी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इंस्पेक्टर मिश्रा को बस इसी मौके की तलाश थी। वो पाठक जी से कहते हैं कि मैं 3 दिन बाद आपसे मिलने आऊंगा, तब तक आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जा सकते हैं। घर पहुंचकर पाठक जी देवी से कुछ नहीं कहते, बस 4 झापट मारकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। ठीक 3 दिन बाद इंस्पेक्टर मिश्रा अपने कहे अनुसार पाठक जी से मिलने उनके घर पे आते हैं। वो बताते हैं कि अब लड़का तो मर चुका है, इसलिए कोर्ट कचहरी मीडिया सीडिया का लफड़ा तो लगना ही है। अगर देवी को इन सब लफड़ों से बचाना है तो अगले 3 महीनों के अंदर पाठक जी को 3 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, उसमें वो सब सेटलमेंट करवा देंगे। वाराणसी के घाट के किनारे बसे एक छोटी सी पूजा पाठ वाले दुकान के मालिक पाठक जी जब 3 महीने में 3 लाख रुपए जुटाने की बात सुनते हैं तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इंस्पेक्टर मिश्रा से कहते हैं कि महीने में 10,000 रुपए भी बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं, ऐसे में 3 लाख रुपए और वो भी 3 महीनों में उनके लिए जुगाड़ कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। कुछ ले देकर अगर 50,000 रुपए में सेटलमेंट हो सके तो उनके लिए अच्छा था। पाठक जी की बात सुनकर इंस्पेक्टर मिश्रा उन पर भड़क जाते हैं और कहते हैं, आज के बाद कभी भी उनसे बोल मत करेगा। साथ ही साथ इंस्पेक्टर मिश्रा यह भी कहते हैं कि अगर पैसों का इंतजाम समय पर ना हो सका तो देवी की वीडियो जाएगी सीधे यूट्यूब पर। खैर अगले 2 दिन में पाठक जी को 1 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहकर इंस्पेक्टर मिश्रा वहां से चले जाते हैं। बाकी के बचे 2 लाख अगले 2 महीनों के बाद। इधर फिल्म का दूसरा मुख्य किरदार दीपक अपने 3 खास दोस्तों के साथ कैफे में बैठकर फेसबुक चला रहा होता है। उस जमाने में कैफे में जाकर आधे घंटे कंप्यूटर चलाने में जो मजा आता था वो सिर्फ 90 के जमाने वाले बच्चे ही समझ पाएंगे। खैर दीपक को तो फेसबुक का FB पता नहीं था, तो उसका दोस्त के उसके लिए एक फेसबुक अकाउंट बना देता है। अकाउंट बनते ही सबसे पहले दीपक अपनी क्रश शालू गुप्ता को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। दरअसल शालू के की गर्लफ्रेंड पूजा की बेस्ट फ्रेंड थी। दीपक शालू को मैसेज करके पूछता है कि क्या वो दुर्गा पूजा देखने आएगी, लेकिन शालू की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उसने तो अभी तक दीपक की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करी थी। वैसे उस जमाने में स्क्रीनशॉट का चलन तो था नहीं और ना ही किसी के पास इतना इंटरनेट होता था कि बार बार अपने क्रश की प्रोफाइल को चेक कर सके। इसीलिए दीपक ने कैफे वाले अंकल को 20 रुपए देकर शालू की फेसबुक प्रोफाइल की प्रिंट आउट ही निकलवा ली ताकि रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद वो टॉर्च बार कर आराम से और जी भर कर शालू को देख सके। एक मिडिल क्लास या फिर गरीब का प्यार कितना सादा होता है ना यारो। यहाँ दिखावे की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ एक साफ सुथरी सी फीलिंग होती है एक दूसरे के लिए। खैर दीपक दिल में उम्मीद की किरण लिए अपने दोस्तों के साथ दुर्गा पूजा देखने पहुंच जाता है। वही शालू भी अपने दोस्त के साथ आई हुई थी। शालू की नजर जब दीपक पर पड़ती है तब दीपक उस वक्त एक कोने में खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ फ्लैग पीने में लगा हुआ था। शालू को देखते ही दीपक की हवा निकल जाती है और वो नर्वस आ जाता है। वैसे दीपक को सिगरेट पीने की आदत नहीं थी, वो तो बस दोस्तों के कहने पर ट्राई कर रहा था। शालू को देखते ही सबसे पहले वो सिगरेट नीचे फेंकता है और अगले दिन कैफे पहुंचकर शालू को मैसेज करके बताता है कि अब वो कभी भी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाएगा। वो तो बस अपने दोस्तों के लिए जला रहा था, लेकिन इस बार भी शालू की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता।
लेकिन कहीं न कहीं सालू भी दीपक को पसंद करने लगी थी। और इसी तरह कई दिनों के बाद फाइनली सालू ने दीपक की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही ली। फिर कई दिनों तक दोनों के बीच में चैटिंग होती रही, जो आगे चलकर फोन कॉल पर शिफ्ट हो गई। और फाइनली वो दिन भी आ ही गया जब दोनों एक डेट पर गए। इधर पाठक जी ने अपनी 1 लाख की एफडी तुड़वा कर जैसे तैसे इंस्पेक्टर मिश्रा को उनका पहला पेमेंट तो दे दिया था, पर समस्या अभी भी टली नहीं थी। उन्हें अगले 2 महीनों के अंदर अभी भी 2 लाख रुपए इकट्ठे करने थे। देवी ने भी अपने पिताजी की मदद करने के लिए कई जगह नौकरी की तलाश की, पर कहीं भी बात नहीं जमी। कहीं कोई उसे 5,500 रुपए तनख्वाह दे रहा था, तो कहीं कोई उसे 6,500 रुपए। उधर दीपक एक दिन अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर बैठकर सालू के बारे में गप्पे लड़ा रहा था। तभी उसका जलनखोर दोस्त उससे कहता है, लड़की अपर कास्ट है दोस्त, ज्यादा सेंटी मत होना, बताया होगा ना अपने बारे में। दरअसल दीपक छोटी जाति से बिलोंग करता था और सालू एक ऊंची जाति से। दीपक के पिता और भाई शमशान घाट पर मुर्दे जलाने का काम करते थे और सालू की फैमिली ब्राह्मण थी। दीपक ने ये बात अभी तक सालू को बताई नहीं थी। उसे डर था कि कहीं अगर सालू को उसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। वैसे दीपक सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसने मन ही मन ये फैसला कर रखा था कि रेलवे में नौकरी लगते ही वो सालू को अपने बारे में सब कुछ बता देगा, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रोज जब दीपक और सालू यूं ही घूम रहे होते हैं, तब अचानक सालू दीपक के घर जाकर उसके माँ पिता से मिलने की जिद करने लगती है। दीपक किसी तरह बात को टालने की कोशिश करता है, पर आज सालू ने तो जैसे जिद पकड़ी हुई थी। बस इसी बात पर दीपक और सालू में तू मैं शुरू हो जाती है और दीपक अपनी सारी सच्चाई सालू को बता देता है। दीपक की सच्चाई जानकर सालू कुछ नहीं कहती। दीपक भी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है। इधर देवी ने कुछ महीनों पहले रेलवे विभाग में एक फॉर्म भरा था, जिसमें आज उसकी टेम्पोरेरी नौकरी लग गई। काफी दिनों बाद देवी की जिंदगी में खुशी के 2 पल लौट कर आए थे, पर कहीं न कहीं वो अब भी पीयूष को भुला नहीं पाई थी। भूलती भी कैसे? आखिर उन दोनों का कसूर ही क्या था? सारा कसूर तो उस इंस्पेक्टर मिश्रा का था, जिसने देवी की जिंदगी बर्बाद कर दी। खैर, किसी तरह मन मारकर वो रेलवे स्टेशन पहुंचती है। देवी अपने काम में मन लगाने की काफी कोशिशें करती है, पर उसका मन ही नहीं लगता। रह रहकर वो बस पीयूष के बारे में ही सोचती रहती थी। उसने तो मन ही मन पीयूष की फैमिली वालों से मिलकर उन्हें सारी सच्चाई बताने का फैसला भी कर लिया था। हालांकि अगले 2 महीनों में 2 लाख रुपए का इंतजाम भी करना था, इसलिए वो काम से छुट्टी भी नहीं ले पा रही थी। दूसरी तरफ सालू अपने पूरे परिवार के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने जा रही थी। पूरे रास्ते वो दीपक को मिस करती रही। इधर दीपक को भी सालू की याद सता रही थी, पर जिस तरह से उसने उस शाम सालू को डांट कर अपनी सच्चाई बताई थी, उसके बाद तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो सालू को कॉल कर पाए। खैर, सालू इस मामले में बड़ी ही हिम्मत वाली निकलती है और रास्ते में जब बस रुकती है तब वो दीपक को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि उसे दीपक की जाति से नहीं बल्कि दीपक से प्यार है। बस किसी तरह एक बार दीपक की नौकरी लग जाए, फिर वो खुद अपने माता पिता से दीपक के बारे में बात करेगी। फिर भी अगर वो नहीं माने तो वो दीपक के साथ भागने के लिए भी तैयार है। सालू के मुंह से ये सुनते ही दीपक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब उसे किसी बात का डर नहीं था। वो मन लगाकर पढ़ाई करने में लग जाता है ताकि जल्दी से जल्दी उसकी नौकरी लग जाए। एक शाम जब दीपक शमशान घाट पर मुर्दे जला रहा था, तब वहाँ एक लाश लाई जाती है। उस लाश के हाथों की अंगूठी देखकर एक पल के लिए दीपक सोच में पड़ जाता है। फिर जैसे ही वो उस लाश के ऊपर से कफन हटाता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। लाश किसी और की नहीं बल्कि सालू की ही थी। दरअसल सालू की फैमिली जिस बस से केदारनाथ के दर्शन करने जा रही थी, वो बस गंगा नदी में गिर गई, जिस वजह से बस में सवार सालू और उसके पूरे परिवार की दुखद मृत्यु हो गई। सालू की लाश को देखकर दीपक की जैसे धड़कन ही रुक गई। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में उसके दोस्त उसे संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, पर दीपक के दिल पर क्या बीत रही थी ये तो बस दीपक ही समझ सकता है। अब उसके पास सालू की बस एक ही निशानी बची हुई थी, उसकी अंगूठी, जिसे दीपक ने एक शाम गंगा नदी से खफा होकर उसी में फेंक दिया। इधर पाठक जी 2 लाख रुपए का इंतजाम करने में लगे हुए थे। इसमें झोंटा, जो कि पाठक जी के दुकान पर ही काम करता था, उसने भी पाठक जी की मदद करनी शुरू कर दी थी। वो एक जुए में पार्टिसिपेट करता था, जिसमें बच्चों को गंगा नदी के तल में फेंके हुए पैसों को बाहर लाना होता है। जो बच्चा जितने ज्यादा पैसे लेकर आएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। झोंटा भी कमाल का डाइवर था। पाठक जी भी उसी पर पैसे लगाकर रोज के 2-3 हजार रुपए जुटा लिया करते थे। पर एक दिन जब उन्होंने झोंटा पर 10,000 रुपए लगाए, उस दिन झोंटा की तबीयत खराब थी और वो पानी से बाहर ही नहीं आ पाया। हालांकि समय रहते अस्पताल में इलाज मिल जाने की वजह से झोंटा बच गया। उस रोज पाठक जी को खुद पर बेहद शर्म आई। उन्होंने ठान लिया कि वो अब कभी भी झोंटा को उस जुए में पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। आखिर उनकी ही वजह से झोंटा की जान खतरे में आ गई थी। हालांकि झोंटा को नदी के तल में सालू की वो अंगूठी मिल गई थी, जिसे दीपक ने उस शाम नदी में फेंक दिया था।
उसी अंगूठी को बेचकर पाठक जी ने इंस्पेक्टर मिश्रा को उनके सारे पैसे भी लौटा दिए। फाइनली अब देवी इंस्पेक्टर मिश्रा के जाल से आजाद थी और उसकी रेलवे में टेम्पोरेरी नौकरी भी खत्म हो गई थी, इसलिए वो आगे की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद चली गई। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले वो पीयूष के घर वालों से मिलने गई, पर पीयूष के पिता ने उसे थप्पड़ मारकर अपने घर से भगा दिया। दूसरी तरफ दीपक की भी रेलवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई थी और वो भी इलाहाबाद आ गया था। एक शाम जब देवी गंगा किनारे बैठी रो रही थी तभी दीपक वहाँ आया। हालांकि इस पूरे फिल्म में दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, पर आखिर में दोनों एक नाव पर सवार होकर संगम की ओर निकल गए और इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।